नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नई सुबह और आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक हकीम, मसीहुल मुल्क अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब, सुबह खैर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ज़रा नवाज। तो नाज़रीन, आपको जोड़ते हैं आपके प्रोग्राम में हकीम साहब की रहनुमाई के साथ। आगाज़ करते एक छोटे से वाक़े से। एक मरतबा मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई एक बस एक पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। रात अंधेरी और तारीक थी, रास्ता दुश्वार गुजार था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। मुसाफिर से भरी हुई ये बस चली जा रही थी। ऐसा होता था कि बार बार बिजली का एक कूंदा सा लपकता था। बिजली जो है वो बस तक आकर रुक जाती थी, बस पे गिरती नहीं थी। जब बार बार ऐसा होता रहा तो जो बस का ड्राइवर था उसने कहा कि ऐसा लगता है कि हम में कोई गुनाहगार शख्स मौजूद है और ये बिजली उसे जलाकर मार डालना चाहती है। मैं अपनी बस को एक तरफ रोकता हूँ, आप सब मुसाफिर उतर जाइए बारी बारी और वो जो सामने दरख्त है उसके पास जाकर खड़े हो जाइए। जो शख्स गुनाहगार होगा ये बिजली उस पर गिरेगी और जलाकर उसे खाक कर देगी। सबसे पहले वो खुद गया, जब बिजली ने उसका कुछ ना बिगाड़ा वापस आ गया। दूसरा शख्स गया, तीसरा गया, इसी तरह बारी बारी तमाम मुसाफिर वहां जाते थे दरख्त के पास, और जब बिजली का कोई असर नहीं होता था, बिजली उनका कुछ नहीं बिगाड़ती थी, तो वो बारी बारी बस के अंदर वापस आ जाते थे। सबसे आखिर में एक फटे पुराने कपड़ों में मलबूस मफलूकुल हाल गरीब सा मजजूब सा इंसान था जो उस बस में बैठा हुआ था। सब ने घूर कर उसको देखा कि हो ना हो यही वो कसूरवार शख्स है, बाकी तो यही बच गया, बाकी सब चले आए हैं। तो कहा कि तुम जाओ और जाकर के उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, तुम भी अपना इम्तिहान दो। तो वो तैयार नहीं था उतरने के लिए बस से, कह रहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे क्यों उतार रहे हो। खैर किसी तरह खींच तान कर उन्होंने उस शख्स को बस से उतारा और वहां पेड़ के नीचे उसे छोड़ा है। बिजली ने उसका भी कुछ न बिगाड़ा, लेकिन इतनी देर में वो मुसाफिरों से भरी हुई बस आगे बढ़ गई। अभी 2 कदम ही वो आगे बढ़ी होगी कि यकायक बिजली का कूंदा लपका और मुसाफिरों से भरी हुई बस को जलाकर खाक कर दिया। तो हम खुद को बहुत मुत्तकी समझते हैं, कसूरवार समझते हैं, नेकोकार समझते हैं, लेकिन होता यह है कि हम अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं। दूसरा शख्स जिसे हम गुनाहगार समझ रहे होते हैं, शायद उसके तुफैल में अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर रहा होता है, हम पे रहम करम करता है। तो क्या किसी दानिश्वर ने कहा है कि रहने की जो बेहतरीन जगह है वो औकात है और झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है। तो इस छोटे से किस्से से हकीम साहब क्या सीख मिलती है, क्या रहनुमाई मिलती है हमें? वाकई बहुत सबक आमोज है वाकया, और वाकई हम लोग बहुत गुनाहगार हैं और हम बनते बहुत हम मुत्तकी और परहेजगार बनते हैं। और अल्लाह की नज़र में मुत्तकी और परहेजगार होना बड़ी बात है। और देखिए, वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर याद आ गया तो, कि अफलाक के उस पार दिखाई नहीं देता, अफलाक के उस पार दिखाई नहीं देता, औकात से बढ़कर वो रसाई नहीं देता। वाह वाह, क्या बात है। और औकात से बढ़कर वो रसाई नहीं देता, अफलाक के उस पार दिखाई नहीं देता, औकात से बढ़कर वो रसाई नहीं देता। और भी बहुत शेर थे। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपना कुछ फोन लेकर बैठा करूं, क्योंकि मैं एक गजल रोज कहता हूँ और वो याद तो रहती नहीं है, तो कभी मौका हो तो वो सुना दिया करूं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप वाकयात सुनाएं और मैं अशार सुनाऊं। बिल्कुल। बहरहाल देखिए, यही है हकीकत के हम औकात में नहीं रहते और रोज ख्याल आता है कि क्या अल्लाह की शान है कि इतने गुनाहगार होते हुए भी इतनी आसाइश है कि मैं घर से आपके सामने पेश हो जाता हूँ और खिदमत हो जाती है लोगों की। लेकिन जब तक हम अपनी इस्लाह की ना सोचें और
ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے شگفتہ، بہت بڑی کمی، کہ ہم دوسرے کو حقارت سے دیکھتے ہیں. اور وہ حقارت، میں نے پہلے بھی یہ بات کا ذکر کیا کہ وہ حقارت جو ہے ہم یہ سامنے والا سمجھتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھے بہت حقیر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ظاہر کر دیتے تھے، کچھ لوگوں کا سمجھ میں آ جاتا تھا. پھر اللہ کی رحمت شروع ہوئی اور میں نے جب ترقی کر لی بہت، تو ایک مجلس میں میرے جو یاران ہم مذاق ہوتے ہیں نا، لنگوٹیا یار جسے کہتے ہیں، وہ میرے گاؤں میں بگراسی ہے، بلند شہر میں، یو پی میں گاؤں ہے بگراسی. ایک بڑی محفل تھی، شادی کا ماحول تھا، تو ان لوگوں نے مجھے گھیر لیا. اور میں کسی کے ہاتھ تو آتا نہیں تھا، بامبے رہتا تھا، تو سب مل کے سوچا انہوں نے کہ میرا مذاق اڑائے. تو وہ ایک لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. وہ سب سے بے تکلف تھا، بہت مزاحیہ تھا. کہنے لگا کہ یار تو قابل تو ہماری برابر ہے، ہمیں پتا ہے، ہمارے ساتھ پڑھا ہے، یہ بتا کہ تو نے اتنی ترقی کیسے کر لی. تو شگفتہ میں رونے لگا اور میں نے کہا دیکھ، حقیقت ہے تو میرا بچپن کا ساتھی ہے، تم جتنے لوگ بیٹھے ہو، اور میری اس طرح سے کسی سے بات بھی نہیں ہوتی، لیکن میں خود متعجب ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا کامیاب کیسے کر دیا. لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ کسی نے مجھے اتنی حقارت سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو برا لگ گیا. اور آج بھی میں یہی سوچتا ہوں. اور اب میں تو کم رو رہا تھا اور وہ سب لوگ زیادہ رو رہے تھے، کیونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی کی حقیر نظروں کی زد میں رہتا ہی ہے. تو یہ بہت برا لگتا ہے مجھے. اور میں کبھی ایسا نہیں کرتا کہ کوئی اگر واقعی بہت ہی پسماندہ اور حقیر ہو بھی، تو کیونکہ اس بات سے میں واقف ہوں، میں ہمیشہ اس سے اتنا عظمت کا برتاؤ کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی وہ غلطی کر دوں جو دوسرے والے کرتے ہیں. معاف کیجیے. بالکل یقین صاحب، واقعی جگر کو چھلنی کر دینے والے ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور جس پہ بیتی ہو وہی جانتا ہے کہ ایسے مراحل یا ایسے مواقع پر کیا گزرتی ہے دل پر. اور تب وہ جو دل تڑپتا ہے، تڑپ کر اللہ کو پکارتا ہے، یا اس سے ایک آہ نکلتی ہے، وہ واقعی عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. اور وقت خود زمانے کو دکھا دیتا ہے. یہ وقت کا جو پہیہ ہے چلتا رہتا ہے، لیکن ایک زمانہ اگر انسان کی پریشانیوں کا ہے تو ایک راحت اور آسانی کا دور بھی ضرور آتا ہے. اب اس بس میں جو مسافر سوار تھے، وہاں سوئی میری وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ جب اس مجذوب سے شخص کو وہاں پر اتار کر آگے چلے گئے تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہو نہ ہو یہی گناہ گار ہے. اب ہم تو سب بچ گئے ہیں اس امتحان سے، اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے یا بجلی اسی پہ گرے گی، کیونکہ یہ ہم میں سب سے زیادہ کمتر ہے، پسماندہ ہے، اور گناہ گار بھی یہی ہے. تو کسی کے سوشل سٹیٹس پہ یا اس پر جو ہے وہ انسان کو ایک تجزیہ اپنے طور پر کوئی قائم نہیں کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو. اب اتنے سارے مسافروں کو وہی شخص بچا رہا تھا. جیسے وہ بس سے نیچے رہ گیا، بس آگے بڑھی اور وہ مسافر جل کر خاک ہو گئے. تو ہم نہیں جانتے کہ ہم پر اگر رحم و کرم ہے تو یہ کس کے طفیل ہے. اکثر گھر میں کوئی معصوم جانور ہوتا ہے، کوئی پرندہ ہوتا ہے، کوئی بوڑھا شخص ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کوئی بھلائی کا سلوک کرتے ہیں. تو ہمیں جو رزق مل رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے طفیل مل رہا ہو. 2 کالرز ہیں حکیم صاحب، آئیے بات کرتے ہیں. اندور سے جو بہن ہمارے ساتھ ہیں ان سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار. پہلے کرناٹک سے فریدہ ہیں. بتائیے فریدہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ فریدہ صاحب جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. باجی میرے 4 سوال ہے باجی. جی. میری بہو کو 28 سال ہے اور ڈارک سرکلز ہو رہے ہیں ان کو، آنکھوں کے نیچے سب کالے کالا یہ ہو رہا ہے. اور دوسرا سوال ہے میرے بیٹے کے بارے میں، اس کا ویٹ کم کرنا ہے. تیسرا سوال ہے میرے شوہر کو اور میرے بھائی کو، دونوں کو بھی پروسٹیٹ کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے.
प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में जी क्या कैफियत बतानी पड़ेगी? कैफियत क्या है उसमें? लार्ज हो गया है, क्या परेशानी? लार्ज हो गया है। नहीं, तकलीफ से आता है, पेशाब ज्यादा आता है। प्रोस्टेट प्रॉब्लम है जी। हकीम साहब जानना चाह रहे हैं जरा आपकी इस कैफियत के बारे में। फोन लाइन पर आप मौजूद हैं तो अपनी कैफियत खुद बताइए। वालेकुम सलाम। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, पेशाब से रुक के आता है। रुक के, ठीक है, ठीक है, ठीक। चौथा सवाल क्या है बहन आपका? नहीं, कुछ भी नहीं। जी बहन, चौथा सवाल क्या है आपका? हेलो जी जी। एक मेरे बेटे का, मेरी बहू का और मेरे शौहर का, मेरे भाई का हो गया है। ठीक है, ठीक है। बस शुक्रिया, इतना ही बाजी। वालेकुम अस्सलाम। इंदौर से जो बहन हमारे साथ हैं, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहले बात करी थी हकीम साहब से। वालदा को आर्थराइटिस है, बहुत साल हो चुके हैं। इसके लिए हकीम साहब ने गोंद शिया बताया था और एक बताया था मम्मी के लिए कि उनको पेशाब जो है बहुत ज्यादा आता है, तो हकीम साहब ने बताया था गोंद चिलगोजा। अभी मम्मी ने सिर्फ गोंद शिया लेना शुरू किया है और 3-4 दिन में उनको छाले होने लगे। तो उनको छाले कहाँ पर? उनको छाले हो जाते हैं। छाले मुंह में हो रहे हैं? हाँ, मुंह में छाले हो जाते हैं। हाँ। और उनको फिर खाना कम कर देती है, वॉमिट होने लगती है, मोशन भी होने लगती है। बहन आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, जरा बुलंद आवाज से अपनी बात मुकम्मल अगर हो गई है तो बहुत शुक्रिया, और अगर मजीद कुछ कहना चाहती हैं तो ऊंची आवाज में फरमाइए। हकीम साहब ऐसा लगता है। और उनको लूज मोशन भी बहुत होते हैं। ठीक है जी जी। हकीम साहब, इससे मुंह में छाले नहीं होते, लेकिन क्योंकि पेट में कुछ है उनके और उसकी वजह से कोई दवा ले रहे होंगे, उससे मुंह में छाले होते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं है। और उसके बावजूद आप गोंद शिया की जो खुराक है वो एक वक्त में आधा ग्राम है। अच्छा, ये क्योंकि एक गोंद है, मुंह में चिपकता है, तो चाहे तो आप एक चम्मच, छोटा चम्मच शहद में मिला के लें और 2 टाइम ना लें, अभी एक ही वक्त लें। और छालों के लिए कुछ भी दवा ले सकते हैं आप अपने डॉक्टर से। ये धीरे धीरे अच्छा होगा। और अभी तो 2 दिन हुए, ये 7 दिन में तो असर शुरू करता है। तो हो सकता है वो गोंद चिपक जाता हो और उसके छुटाने में छाले हो जाते हो। तो या जरा सी बालाई में मिलाकर ले लिया करें, जल्दी से पानी या दूध पी लिया करें, लेकिन इससे उसका कोई ताल्लुक है नहीं। और दूसरा जो गोंद है वो अगर आपने हासिल कर लिया है तो वो चने की दाल के बराबर खाना है और एक ही बार खाना है। इस तरह से लें और अल्लाह से मदद मांगे तो फायदा मुमकिन। अभी शुरुआत है, 2 दिन में कुछ ऐसा होता नहीं है। जी। लूज मोशन की जो शिकायत है हकीम साहब, उसके लिए क्या करें? हाँ, लूज मोशन, देखिए कैफियत देखें। लूज मोशन के लिए कोई दवाएं आप ले सकते हैं तो लीजिए। इसबगोल की भूसी आप ले सकते हैं लूज मोशन के लिए। वो भी इनको रोजाना 1-2 चम्मच पानी में दूध में मिला के और मीठा कर ले। अगर शुगर हो तो फिर ये लूज मोशन में ठहराव आना मुमकिन है। जी। बिहार से कमर आलम साहब, फरमाइए आपका सवाल क्या है? कमर भाई, हमें सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, खैरियत से हैं आप? हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था कि कुछ दिनों से मुझे जो है बीपी का प्रॉब्लम हो गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि दिल में घबराहट सी आने लगती है, बहुत अजीब कैफियत होने लगता है, डर लगने लगता है कि अब बचेंगे नहीं बचेंगे, इस तरह का होने लगता है। वो भी खास करके जब सो के उठता हूँ सुबह में, तो सुबह में इस तरह का ज्यादा होता है। वो भी कभी कभी होता है। तो हालांकि और क्या क्या इमराज है कमर भाई, और क्या क्या इमराज है, और उम्र कितनी है? बस यही प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम। बीपी थोड़ा सा बढ़ गया था, एक टेंशन हुआ था, टेंशन की वजह से बीपी बढ़ गया था।
चेक करवाए जा करके, तो कहा बीपी बढ़ा हुआ। हालांकि अब बीपी का दवा दिया डॉक्टर, रोज खाते हैं, तो अब तो बीपी कंट्रोल में है, लेकिन कभी कभी घबराहट जो है सुबह को होने लगती है, सीने में एकदम दिल में। आपकी उम्र क्या है कमर साहब? जी 45-46 लमसम होगी। ठीक। और डॉक्टर साहब के यहाँ से मैं स्याह गोंद मंगाया था, वो भी इस्तेमाल करता हूँ, और आपसे इससे पहले भी बहुत सारी बातें हुई थी। स्याह गोंद से बहुत फायदा, वो घुटने में दर्द होता था वो ठीक हो गया, तो मैंने स्याह गोंद खाना बंद कर दिया। अभी भी मेरे पास है और लोगों को मैं दे भी रहा हूँ। इसके लिए मोहम्मद सलीम साहब बता दें। हाँ जरूर। दुआ की भी दरखास्त आप हजरत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई कानपुर से, जी बताएं सलीम भाई आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमें ना क्या बोलते हैं 2 साल से हाथ में प्रॉब्लम है और पैर में प्रॉब्लम है। जो हाथ की हड्डी है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल मतलब ऊपर नहीं जाता है मेरा हाथ, और पैर की हड्डी में प्रॉब्लम है। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 24। ठीक है, ऐसा क्यों है हकीम साहब? हाँ देखिए, कुछ मस्कुलर और कुछ जोड़ों का मसला, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है इंशाअल्लाह। देखिए अभी जैसे एक साहब का, कमर साहब का फोन था, तो गौन सिया एक अजीम शान अल्लाह की नेमत है, अगर असली मिल जाए तो। जिनको भी दर्द हो, जोड़ों में हो, नसों में हो, हाथ ना उठता हो, ये मोंढे में प्रॉब्लम होती है मस्कुलर, तो हाथ ऊपर नहीं उठता, तो ये दुनिया की बेहतरीन दवा मैं मानता हूं अपने तजर्बे के हिसाब से। गौन सिया ले ले, असली ले, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है असली। अगर असली मिल गया तो आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद दूध के हमरा ले लें, कड़वा बहुत होता है, और या शहद में मिला के ले लें, किसी भी तरह आपके पेट में जाना चाहिए, या गोली बना के ले लें आधा ग्राम के। ये रॉ मटेरियल है, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी अच्छे हो सकते हैं। और जो भी लोग सुन रहे हो, ये गौन से असली हासिल करने की कोशिश करें, अल्लाह इससे फायदा देता है। जी कमर भाई का जो मसला ब्लड प्रेशर का है, फिलहाल तो वो जो दवाएं डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं वो ले रहे हैं, मजीद क्या रहनुमाई है हकीम साहब? कमर भाई देखिए, आपकी उम्र के लोगों को 40 साल के बाद, कोई भी उम्र में हो, अपने दिल का जरूर ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर का और कोलेस्ट्रॉल का। ये इसी वजह से होते हैं। और एक कुदरत का तोहफा और है, जिसे मैं अक्सर कहता हूं, बल्कि 2 तोहफे हैं, जो असली मिल जाए ले लें। इसमें भी केमिकल्स के सिरके लोगों ने बनाने शुरू कर दिए, मार्केट भर दी है। आपको असली सिरका जैतून का या कलौंजी का हासिल करना है। 2 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद ले लें, 2 चम्मच शाम को। एक खुराक भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन ले जरूर, पानी में मिला के ले, या अपने सब्जी सालन में 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच डाल ले। ये दुनिया का एक ऐसा कामयाब तजर्बा है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दिल में अगर ब्लॉकेज होने लगते हैं, जिससे दिल घबराता है, दिल ही तो है, उसकी जो नसें या रगें कहते हैं, उनमें चर्बी जमने लगती है। जिस तरह हमारे किचन में बर्तन धोते धोते अक्सर ख्वातीन की नाली बंद हो जाती है, और वो फिर उसको साफ करते हैं, तो दिल को, नालियों को साफ करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। और 2 चम्मच ले लिया करें, बस एक बार काफी होना चाहिए। और ये डायबिटीज को भी बड़ा कंट्रोल करता है, और बहुत सारे इमराज जैसे फालिज, लकवा वगैरह जिसे कहते हैं, पैरालाइसिस, और कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, और फालिज से हिफाजत करता है, दिल के हार्ट ब्लॉकेज से हिफाजत करता है, हो तो उसे खोलता है। ये आप लिया करें, हमारे साथ जुड़े रहे, लोगों को फायदा पहुंचा है, इंशाअल्लाह आपको भी फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह। सरवत इंदौर से एक बार फिर हमारे साथ हैं, थोड़ा सा इंतजार। सरवत, सुल्ताना साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं आपसे, पहले झारखंड से फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए सुल्ताना, क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो, अस्सलाम को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ हकीम साहब अस्सलाम को।
बोल रहे हैं कि मेरी नवासी है 2.5 साल की, वो उसको ना पसीना बहुत आता है और कमजोर ऐसी भी है, उसको गैस की भी शिकायत है, भूख बहुत मतलब उसको कम लगती है। ठीक है। तो दूध माँ का पीती है या बोतल का पीती है? 2.5 साल की है नवासी। हाँ, हकीम साहब जानना चाह रहे हैं कि माँ के दूध पर है वो, या उसको सॉलिड डाइट भी दे रही हैं, या ऊपर दूसरा जो डिब्बे वाला पाउडर वाला दूध होता है वो इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं, गाय का दूध पी रही है। ठीक है। 2.5 साल की है तो मजीद वो कुछ खुराक लेती है? हाँ, सेमी सॉलिड या इस तरह की चीजें? जी खाती है थोड़ा बहुत। ठीक, भूख बहुत कम है उसकी। बेहतर। सरवत साहब, पसीना बहुत आता है जी, नोट कर लिया हमने, थोड़ा सा इंतजार। सरवत साहबा से बात कर रहे हैं, जी बताइए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी सरवत साहबा, ऐसा लगता है राब्ते में नहीं रही। हकीम साहब, फरीदा साहबा ने कर्नाटक से जो 3 सवाल किए थे। पहला तो ये था कि उनकी जो बहू है, आंखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के हो गए हैं, कैसे दूर हों? बेटा ओवरवेट है, उसका वजन कम करना है। दूसरे, उनके शौहर और भाई का प्रोस्टेट का मसला है। तीनों सवालों के लिए आपकी रहनुमाई दरकार है। अच्छा देखिए, प्रोस्टेट के मसले में एक आता है, एक दवा का नाम बता रहा हूँ, इसे गांवों में तो छुई मुई के बीज कहते हैं। छुई मुई इसलिए कहते हैं कि पेड़ जिसे हम छूते हैं तो मुरझा जाता है, तो उसे छुई मुई कहते हैं। लेकिन हिंदी में इसे लाजवंती कहते हैं। लाजवंती इस नाम से ज्यादा मशहूर है, इसके बीज ले लें और ये पानी में डालो तो पानी को पी जाते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाते हैं। ठीक है, ये ले लें और खूब गर्म दूध हो, खूब गर्म, और उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच डाल के हिलाते रहे, चलाते रहे, नहीं तो ये रबड़ बन जाएगा और गांठें पड़ जाएंगी। और इसमें 1 चुटकी नमक जैतून मिला दे, सिर्फ 1 चुटकी, और अपनी जरूरत की शक्कर मिला लें। अगर डायबिटीज नहीं है तो मीठा हो जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। 1 खुराक रोजाना पी लिया। ये वो खास जो प्रोस्टेट के परेशानी में है, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। मेरे ख्याल से 2-3 लोगों को है इनको, जी, शौहर और भाई दोनों को है। हाँ। और क्या सवाल था? बकिया 2 सवालों के लिए थोड़ा सा इंतजार की जहमत देते हैं हकीम साहब, क्योंकि सरवत अभी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें भी इंतजार की जहमत नहीं देना चाहते। सरवत साहिबा मजीद कुछ जानना चाह रही हैं, बताइए क्या सवाल है आपका सरवत? मैंने वालदा से ही पूछा था हकीम साहब। जी हकीम साहब सुन रहे हैं आपको, जरा ऊंची आवाज में सरवत, जरा बुलंद आवाज में। अम्मी जो हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, उसके लिए हकीम साहब ने बताया है अभी। चले मजीद और कुछ जानना चाह रही हैं? ठीक है, इरशाद भाई का सवाल लेकर के एक ब्रेक लेंगे। इरशाद भाई जल्दी से सवाल बताइए, वक्फे का वक्त हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। हाँ। मेरे 2 सवाल है, मेरे और मेरी अम्मी। जी। मेरी अम्मी को स्पॉन्डिलोलाइसिस है, मतलब उनके बैकबोन जो है थोड़ा झुक गया और थोड़ा झुक के चलने लगा। और जब वो सो के उठती है तो इतना दर्द होता है लेफ्ट साइड के लेग्स में, उनके कमर से लेके पूरे पैर तक, कि उनके आंख से आंसू निकल जाता है। हालांकि पेन किलर वो लेती है, 10-15 दिन तक में ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर शुरू होता है। एक ये हो गया सवाल। और दूसरा मेरा ये कि मेरी उम्र 26 साल है। अब पिछले 4 साल से मेरे मुंह छरदाड़ी के बाल ना कम्प्लीटली सफेद होते चले जा रहे हैं, अराउंड 35% हो गए। पेट क्लियर होता है, कब्ज की कोई शिकायत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू है। ठीक, आपको भी सवाल नोट कर लिया इरशाद। फरीदा साहबा के सवालात जो हमारे पास महफूज हैं, उनसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उनका बेटा ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो इस मोटापे को दूर करने के लिए या वेट को कम करने के लिए क्या तरीका अपनाएं? हाँ देखिए, डाइट कंट्रोल तो लाजिम है। डाइट कंट्रोल जैसा मैंने इलाज नहीं देखा, मुझे जब चाहिए होता है मैं
अपना वेट कम करता हूँ रोजाना 150 ग्राम रोज। और वो तरीका कार ये है कि सुबह जब नाश्ता होता है तो मेरा एक प्याली दाल होती है, मिक्स दाल है बस। दोपहर में भी कुछ ऐसा ही, एक फल खा लिया या एक प्याली दाल मैंने खा ली। रात को खाना खाता हूँ जो भी, वो भी जितनी मेरी खुराक हो उससे आधा यानी निस्फ। तो इससे रोजाना 150 ग्राम वजन कम होता है। ये एक सेहत का तरीका है बगैर दवा का। और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं या उनको मजीद नुस्खा भी चाहिए तो डाइट कंट्रोल तो थोड़ा करना ही होगा। और 2 चुटकी जीरा जो अपने किचन में है इसको पाउडर बना के रख लें। 2 चुटकी जीरा खाना है रोजाना। और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में डालें और 1 चुटकी नमक जैतून आता है, एक दुनिया का बेहतरीन नमक जैतून। 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, मिक्स करें और जीरा 2 चुटकी खाने के बाद ये खा लिया करें दिन में 1 दफा या 2 दफा। और 1 घंटा पैदल चलना भी लाजिम है और गर्म पानी भी 5 बार पिया करें तो वजन कम होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, वो छोटी सी बच्ची जो 2.5 साल की है और गाय का दूध इस्तेमाल करती है, कुछ ग़िज़ाई चीज़ें भी, अजनास भी इस्तेमाल करती है, लेकिन भूख कम लगती है, दूसरे उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या किया जाए? रोगन बादाम शीरी आता है, मीठे बादाम का तेल, ये जब वो दूध पिया करे तो 2-4 कतरे उसके दूध में डाल दिया करे और दिन में 1 बार करना शुरू करें। वो उसको आसानी से हजम होने लगे, कोई परेशानी नहीं हो तो फिर 2 बार भी कर सकते हैं ये अमल। कतरे बादाम के तेल के, मालिश वाला ना हो, वो खाने वाला होना चाहिए। ये बच्ची के लिए इंशाल्लाह उस तंदुरुस्त भी हो सकती है, कमजोर बता रही थी, और ये एसिडिटी और कब्ज का मसला भी अच्छा होना मुमकिन है। जी सरवत साहबा मजीद जानना चाहती हैं कि वालदा को जो लूज मोशन है उसके लिए क्या किया जाए? हाँ देखिए, बहुत ज्यादा अगर लूज मोशन है तो अद्वियात डॉक्टर से भी ले सकते हैं, लेकिन एक आता है बादाम का गोंद, आसान जबान में कहते हैं बादाम का गोंद। ये पंसारी की दुकान पे भी मिल जाता है, तारों के यहाँ भी मिलता है। इसका पाउडर बना लें और ऐसे 2 ग्राम 1 दफा में पानी में मिला दें और ये थोड़ी देर में पानी को पी लेगा और थोड़ा मोटा मोटा हो जाएगा, फिर इसे पी लें। शक्कर भी मिला सकते हैं इसमें, पानी में मिलाकर ही लें तो उनकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। बादाम के गोंद की पहचान क्या है किम साहब? रंगत, जायका? हाँ, रंगत तो गोंद जैसी होती है। हाँ। और ये गोंद ऐसा होता है जो इस्तेमाल करने के लिए भूनना नहीं पड़ता, सख्त नहीं होता। और जो हम कीकर वगैरह गोंद इस्तेमाल करते हैं उसे तो खा नहीं सकते, इसे खा सकते हैं ऐसे ही। कीकर के गोंद तो आपको पता है कि वो ख्वातीन को अक्सर इस्तेमाल होता है डिलीवरी के बाद, तो ये पता चल जाएगा आसानी से। बादाम के गोंद आजकल तो सर्च भी कर सकते हैं, गोंद बादाम क्या है आप समझ लेंगे, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पाउडर बना के इस्तेमाल करना बेहतर है। जी इरशाद साहब के दोनों सवालात महफूज हैं, लेकिन शहजाद फोन लाइन पर है। जी बताइए शहजाद, आपका सवाल क्या है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। मेरी माँ बीमार है, पहला 2 बार पैरालिसिस आया उनको, अभी 3वां बार भी आया बोलते, अभी अच्छा होता नहीं था, अभी तो हिलती नहीं, बात करती नहीं, कुछ भी नहीं। इनकी वालदा की कैफियत आप तक पहुंची है किम साहब? हाँ बीमार है, क्या हुआ नहीं पता, क्या हुआ ये नहीं पता। आपकी वालदा को क्या हुआ है? पैरालिसिस है मेरी माँ को। पैरालिसिस, अच्छा ठीक है, फालिज आया है किम साहब। उसके बाद जैसे ये कह रही है कि कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं। 3 बार आया आपको? 3 बार आ चुका है।
जी ठीक। अब 3 माह बाद आया, अभी तो वो होश में नहीं, बस खिलाए तो दूध पिलाए तो पीती। ठीक है जी, 3 माह हो गए हैं इनकी वालिदा को फालिज आए। थोड़ा सा इंतजार, अनीस साहिबा से बात कर लेते हैं। जी अनीस साहिबा, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी का परेशानी है फैटी लीवर का। मैं आपको फोन की थी एक बार डॉक्टर असलम खान केस में। जी बात जारी रखिए। तो डॉक्टर असलम खान जब दे रहे थे, उनका प्रोग्राम था, तो मैंने दिया था। मेरी छोटी बेटी को फैटी लीवर है, 20 साल की उम्र है। तो उसके लिए मैंने जो परेशानी थी, उन्होंने कहा था करिश्मा जो ये है फैटी लीवर के लिए जो करिश्मा का ये था वो भेजे थे, वो खा रही है। हाँ जी। और मेरी परेशानी है कि मेरे दांतों से खून आ जाता है। जितना भी मैं ये कर रही हूँ तब भी खून आना बंद नहीं हो। ठीक है जी। जी हकीम साहब, एक तो फैटी लीवर का मसला है, दूसरा दांतों का। कोई दवा अगर डॉक्टर साहब ने भेजी है और फायदा कर रही तो आप मुस्तकिल लें उसको, और मुझसे कुछ नुस्खा चाहते हैं तो एक बड़ा अच्छा नुस्खा भी है, और वो ये है कि नमक जैतून ले लें। नमक जैतून, और एक चुटकी में जितना आए इतना नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिलाकर रोजाना 1 बार या 2 बार बच्ची को दे। ये दुनिया का अजीम तरीन नमक है जो लीवर का बहुत ख्याल रखता है, और ठीक होने के बाद भी देना। हो सकता है 15 दिन 1 महीने में बच्ची अच्छी हो जाए तो उसके बाद भी देते रहना, लेकिन एक खुराक देना फिर जब ठीक हो जाए। और बहुत ख्याल रखिए। और क्या सवाल था इनका? दांतों से इनके मसूड़ों से खून आता है। अच्छा देखिए, दांतों से जो खून आता है वो अक्सर मल्टीविटामिन की कमी से आता है। मल्टीविटामिन लेना शुरू करें और इंतजार करें। और ये जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल जो गाड़ियों में डलते हैं स्कूटर में जी। या स्प्रिट जो डॉक्टर अपनी सुई जिससे नीले उससे एक लिक्विड से पहुंचता है, हाँ। वो भी मिलती है मेडिकल स्टोर पर। वो कॉटन में लेके अपने दांतों पर ऐसे लगा के मुंह लटका लिया करें। रोजाना 1 दफा ये किया करें, और मल्टीविटामिन लें, कैल्शियम लें, आपको फायदा मुमकिन है। फालिज के लिए क्या किया जाए हकीम साहब? और देखिए, जिसको भी फालिज आता है बार बार आता है, और माँ जैसी नेमत को आ गया तो और बहुत ख्याल रखें। इस वक्त उनकी हालत तशवीशनाक है, खूब खिदमत करें। मुमकिन हो तो जैतून का सिरका 1-1 चम्मच 3 टाइम पानी में मिला के उन्हें पिला दिया करें। अगर उनको खट्टा लगे या कुछ लगे तो शुगर नहीं हो तो शक्कर मिलाकर भी पिला सकते हैं। जैतून का सिरका असली वाला उनको देना शुरू करें और लंबे अरसे तक दें। अभी उनके बहुत हालत तशवीशनाक है, ये इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टरों का भी इलाज करें, तब उनको फायदा मुमकिन है। जी, इरशाद के सवालों की तरफ आते हैं। खुद उनका जो मसला है वो 24 साल उम्र बताई, दाढ़ी और मूंछों के बाल, जैसे कि उन्होंने कहा कि 35% जो है वो सफ़ेद हो चुके हैं। दूसरा वालदा का मसला है स्पॉन्डिलाइटिस और कमर में दर्द, जैसे उन्होंने कहा कि वो अक्सर रो पड़ती हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, तकलीफ की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है। हाँ देखिए, वाकई ये तकलीफ ऐसी ही होती है कि आंख से आंसू आ जाता है। लेकिन इरशाद भाई देखिए, मेरी बात समझ लें। एक आता है गौनसिया, ये दुनिया की अजीम तरीन कुदरत की नेमत है जो असली मिल जाए तो। इसमें लोग नकली बहुत देते हैं। तो गौनसिया खरीद कर उसको पाउडर बना लें, सफूफ बना लें, और आधा ग्राम शहद में मिला दें रोजाना, और 1 चम्मच शहद में, और उनको चटा दें। कड़वा बहुत होता है। फिर उन्हें दूध या पानी पिला दें। ऐसा दिन में 2 मरतबा करें। गौनसिया
या काला गोंद भी इसे आसान जबान में कहते हैं, लेकिन नकली बहुत मिलता है। और आपके लिए एक नुस्खा है, वो आप इस्तेमाल करें। गोंद मोरिंगा सफेद वाला, इसमें भी बड़ा चक्कर है, कोई लाल वाला दे देता है, कोई पीला वाला दे देता है, कुछ भी दे देते हैं। गोंद मोरिंगा सफेद 1 ग्राम रोजाना पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, या अच्छे हालात हैं तो नारियल पानी के साथ 1 ग्राम लेना है, उसमें मिक्स करके आप पी सकते हैं। रोज पिया करें, आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। दिल्ली से राशिद साहब। लेकिन राशिद भाई थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले शबाना है, उनसे बात कर लेते हैं। जी शबाना, क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरे बहन भाई को दोनों को सलाम अर्ज करती हूँ। अल्लाह आपको खूब तरक्की करे, खूब कामयाबी दे परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। जी बताइए। और मेरी बहन है, वो 60 साल की है, उनको शुगर हो गई भी है, और उन्होंने ऐसा पैर खुजाए थे ना, तो उनको ऐसे जख्म हो रहा, वो जख्म सूखता ही नहीं उनका। ठीक जी राशिद। और मेरा दूसरा सवाल है कि मेरे आँख के पास जो सुरमा लगाते ना, वो मस्सा है, तो उसको क्या करना? हकीम साहब से वो कुछ नहीं करता। उसमें कोई तकलीफ भी होती है? नहीं, कुछ नहीं होती, सिर्फ बढ़ जाएगा तो इसके लिए कुछ और हो जाएगा। ठीक है जी राशिद भाई, क्या सवाल है आपका? हाँ, और डॉक्टर साहब को बोला पूरी उम्मत के लिए दुआ करो, चल्ला ये नाजायज बीमारियों को दफा कर दे परवरदिगार, और उम्मत को सुकून चैन मिले, उम्मत बहुत परेशान है। आमीन इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, राशिद भाई का सवाल ले लेते हैं हकीम साहब। जी राशिद भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? राशिद भाई हमें सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी फरमाइए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मसला है आपका? टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए राशिद भाई। जितनी देर आप अपना सवाल बयान करें, सिर्फ उतनी देर के लिए आवाज कम कर दीजिए, फिर पढ़ा लीजिएगा। ऐसा लगता है कि राशिद भाई से राब्ता नहीं रहा। राब्ते में जो ये खलल है, ये गुफ्तगू में भी रुकावट बन जाता है। बहरहाल जो इन्होंने सवालात बयान किए हैं कि इनकी जो बहन है 60 साल की है, डायबिटीज़ है, और पैरों पर उन्होंने खारिश महसूस हुई, खुजा दिया, तो वो जख्म की सूरत उसने अख्तियार कर ली है। उनके लिए क्या किया जाए? अपनी अद्वियात ले जो डॉक्टर ने दी हुई है, लेकिन एक आता है गोंद जामुन, याद रखें ये दुनिया का सबसे तेज असर डायबिटीज का रॉ मटेरियल है, गोंद जामुन। ये ले और एक चुटकी में जितना आए पूरे दिन में एक दफा खा ले, बस काफी है। ये लगातार ले और ये डायबिटीज को कंट्रोल करते हुए जख्मों को भरने की सलाहियत रखता है। डॉक्टर की दवा भी ले और ये भी ले, इंशाल्लाह जख्म अच्छे होना मुमकिन है। जी, चेहरे पर मस्से हो जाते हैं, कभी अच्छे लगते हैं, कभी ये अगर साइज में बड़े हों तो बुरे भी लगते हैं, तो दूर करने के लिए आंखों के पास है, और अगर ये मजीद बढ़ जाएगा तो शायद बदनुमा लगेगा, इसलिए उसे रिमूव करना चाह रही हैं, क्या करें? अच्छा देखिए, एक नुस्खा है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। चूना जो पनवाड़ी पान पे लगाता है, ये चूना इतना सा जितना माचिस की तीली पे मसाला होता है, इतना सा चूना और इतना सा खाने का सोडा मिक्स करके वहां लगा लें। आंख के बहुत करीब हो तो मत लगाएं। या मेडिकल स्टोर पर भी एक लिक्विड मिलता है जो लगाने से ये मस्सा अपने आप सूख के झड़ जाता है, और ये आप कर सकते हैं। ये देख लेना कि बहुत ज्यादा नाजुक जगह ना हो, बहुत नजदीक आंख के ना हो, तब ये इस्तेमाल करें तो फायदा मुमकिन है। जी, रुखसाना साहिबा हैं शाहजहांपुर से, इमरान भाई दिल्ली से। इमरान भाई थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले हम रुखसाना साहिबा के सवालात ले लें। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। ये कह रही हूँ मैं, 16 साल का मेरा बेटा अभी पेशाब बंद नहीं हुआ। मैंने आपसे बात कही कहा था, तो वो अखरोट और किशमिश बताई थी, तो हकीम जी मैंने खिलाया,
तो उससे अभी पेशाब नहीं बंद हुआ मेरे बच्चे का। कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया, 1.5 महीना। अच्छा देखिए, 2-4 महीने खिलाने पड़ेंगे और बहुत ही जल्दी है आपको। तो इसको ना अखरोट और किशमिश और ये आती है खसखस आधा चम्मच दूध में खूब पीसकर जितना पीस सके, खासतौर पर खसखस पीसनी चाहिए, ये पिलाया करें। और यूनानी दवाओं से जल्दी फायदा भी होता है, लेकिन बेशतर जल्दी भी हो जाए तो थोड़ा लंबा ही इलाज करना चाहिए। अक्सर लोगों को फायदा हो जाता है और वो फौरन दवा छोड़ देते हैं। यूनानी दवाओं का कोर्स होता है, इसमें आपको 4-5 महीने लगातार इलाज करना चाहिए। अगर पेशाब रुक भी जाए उसकी परेशानी, तो फिर भी आप लगातार करते रहे। यूनानी दवाओं का ये तरीका है कि पूरा कोर्स करें, जितना मैं बताऊं। तो 1 महीना हुआ है, 4-5 महीने करना है, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। 1 मिनट रह गया है इमरान भाई, अगर हो सके तो आप सवाल बता दीजिए, हम कल के लिए महफूज कर लेंगे। आप फोन लाइन पर मौजूद हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि अपना सवाल दर्ज करवा दीजिए। जी नाम आया हमारा इमरान भाई, हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं शुगर है, मतलब और खट्टी डगारा आती है, मतलब जी डायबिटीज शुगर है आपको? जी हाँ, और खट्टी डगारा आती है, मतलब पेट खराब हो जाता है जी। हकीम साहब, इनका सवाल आप हाँ तक जी। पहुंचा। डायबिटीज है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, क्या खराब हो जाता है? पेट खराब हो जाता है, पेट खराब डकार हो जाता है। कुछ सेकंड है, अगर रहनुमाई की गुंजाइश है तो फरमा दीजिए। अच्छा देखिए, शुगर का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। शुगर पेट को मुतासिर करती है। आप अपने पेट का ख्याल रखने लगे, शुगर अपने आप और ये सब कंट्रोल होने लगेगी। गौन जामुन आप एक खुराक 1 चुटकी रोजाना कर ले तो आपकी ये दोनों शिकायतें अच्छी होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का, और ख़ास तौर पर शुक्रिया हकीम साहब आपका भी, आपकी रहनुमाई का। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तमाम नाजरीन के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।